बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द जेनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या है और इसके कुछ मेजर फील्ड्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। दो चीज़ों की जब हम बात करेंगे वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, दैट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हम हेरिडिटी करैक्टर्स की बात करेंगे। और दूसरी जब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वेरिएशंस की। ठीक है, वेरिएशंस की। दो पॉइंट्स हमारे पास आगे, एक हम हेरिडिटी की बात करेंगे और दूसरी हम जो है वो वेरिएशंस की बात करेंगे जेनेटिक्स में। हेरिडिटी क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेड्स की ट्रांसमिशन हो रही है, कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए थ्रू गैमेट्स भी हो सकती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज सच एज स्पोर्स वगैरह उसके थ्रू भी हो सकती है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स का ट्रांसमिट होना है इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी को स्टडी किया जाएगा जेनेटिक्स में। ठीक है, अब इस हेरिडिटी की वजह से ये होता है कि एक मतलब कि कॉमन पेरेंट्स की जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं, बहन भाई आपस में एक जैसे जो है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं। दूसरी चीज वेरिएशंस है। वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस, और वो जेनेटिक वेरिएशंस की बात आगे ट्रेड्स के अंदर भी वेरिएशंस आती हैं। तो इंडिविजुअल्स के दरमियान वेरिएशंस, मतलब अगर दो सगे भाई भी हैं तो आपस में किस तरह से वेरिएट हो रहे हैं, कौन कौन से करैक्टर्स उनके ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे। तो दूसरी जो चीज हम बात करेंगे वो वेरिएशंस की बात करेंगे। तो जेनेटिक्स में इन दोनों चीजों की स्टडी की जाएगी, दैट इज द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस किस वजह से? दैट इज ड्यू टू जीन्स, और उस जीन की वजह से इसका नाम जेनेटिक्स है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ जीन्स। हम जीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जीन के फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स में हम किस किस चीज के ऊपर बात करेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो इन पॉइंट्स पे होगा। उसमें एक जो मेन पॉइंट हमारे पास है वो है जी जीन, दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन की स्ट्रक्चर कैसी है, जीन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, वो जीन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, उस जीन के फंक्शन क्या है, और किस तरह से वेरिएशन लाने का सबब बन रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब है जेनेटिक्स में हम हमारा जो मेन फोकस है वो जीन के ऊपर ही होगा, और जीन की स्ट्रक्चर के ऊपर, जीन के फंक्शन के ऊपर, जीन की ट्रांसमिशन के ऊपर, और जीन में वेरिएशन आते हुए, म्यूटेशन आते हुए या क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में वेरिएशन आते हुए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशंस किस तरह से आ रही है, इन चीज़ों को हम फोकस करेंगे। जो फाउंडर है जेनेटिक्स का दैट इज मेंडल, 1866 में उसने जब लॉज जो है वो दिए थे, मेन उस वक्त जो है वो जेनेटिक्स की जब इब्तदा हुई थी। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो बहुत आगे निकली, जब जीन की डिस्कवरी हुई और फिर जब डीएनए की सारी बात हुई, डीएनए की स्ट्रक्चर फंक्शन किस तरह से वो आगे एक्सप्रेस होता है, तो फिर ये जेनेटिक्स मजीद मजीद जो है वो ये एलाबोरेट होती गई। और आज के दौर की जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो पॉपुलेशन लेवल पे भी है और जीन लेवल पे भी है, वो मोलेकुलर जेनेटिक्स भी है और वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी है। और वो किस तरह से वेरिएशंस ला के अगली जनरेशन के अंदर एवोल्यूशन का सबब बन रही है। तो हम अब जेनेटिक्स के साथ ही एवोल्यूशन को भी लेते हैं। बाद में जो बेटसन ने 1905 में जो टर्म्स दे दी हुई थी सारी जेनेटिक्स की,
उन टर्म्स के बाद मजीद काम होता गया और अब जो है वो जेनेटिक्स बहुत एक वसी इल्म के तौर पर है। इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, प्लांट्स की अलग, एनिमल्स की अलग, प्लांट्स की जेनेटिक्स है, एनिमल की जेनेटिक्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स है, बिहेवियर के रिलेटेड जेनेटिक्स है। ठीक है, तो एक क्लासिकल तो है ही है। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जेनेटिक्स है, नंबर ऑफ ब्रांचेज, कई एक इसकी ब्रांचेज है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो यही है कि हम इसमें चंद एक ब्रांचेस को जो है वो डिस्कस करें। ये आपके सामने जो रेड सर्कल के अंदर ये ग्रीगर जॉर्ज मेंडल दिखाए हुए हैं। इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, गार्डन की प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की कंक्लूजन में दो लॉज इसने दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद जेनेटिक्स के ऊपर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ, लेकिन ये ज़्यादा इसके ऊपर जो काम हुआ है वो 20वीं सदी में हुआ है। इसने ये 19वीं सदी में जब अपना आइडियाज़ दिए थे, लेकिन जो ज़्यादा जो काम हुआ है वो 20वीं सदी में। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर फील्ड्स की, जेनेटिक्स के कुछ मेजर फील्ड्स की, कुछ मेजर ब्रांचेस की। वैसे तो कई एक ब्रांचेज हैं, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स है, मोलेकुलर जेनेटिक्स है, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है, प्लांट जेनेटिक्स है, एनिमल जेनेटिक्स है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, ठीक है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स है, रिवर्स जेनेटिक्स है, कितनी ब्रांचेज हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा दैट इज ऑन क्लासिकल जेनेटिक्स, मोलेकुलर जेनेटिक्स, फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स। जो एचईसी के मुताबिक जो सिलेबस है बीएस ऑनर्स का और एमएससी का, ठीक है, उस सिलेबस को देखते हुए जो 4 टर्म्स हैं ये वाली, क्लासिकल जेनेटिक्स, मोलेकुलर जेनेटिक्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिकल जेनेटिक्स। ये ट्रेडिशनल जेनेटिक्स, वही जो पुरानी रवायती अंदाज में जो मेंडल ने दी थी, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, दैट इज द क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में देखा जाता है कि कैसे जो ट्रेड्स हैं, जो फिजिकल करेक्टर्स हैं, वो कैसे पास हो रहे हैं अलॉन्ग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जस्ट ट्रेड्स की हद तक बात हो रही है, ठीक है, ट्रेड्स की हद तक। कोई पता नहीं है कि इस ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स भी होते हैं, वो जीन्स ट्रांसमिट होंगे तो ये जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का नहीं पता। बस ये आइडिया है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स की ट्रांसमिशन हो रही है। डार्विन ने जब स्टडी किया सारा, उसने आइडियाज दिए थे कि स्पीशीज में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं और वेरिएशंस भी आती हैं, और उन वेरिएशंस के नतीजे में एवोल्यूशन होती है। उसको कोई पता नहीं था ये ट्रेड्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं। ठीक है, डार्विन ने आइडिया जरूर दिया था ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड का। उसने कहा जी खसूसियात की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये ट्रेड्स कुछ जो जनरेशंस के दरमियान कैसे पास हो रहे। ठीक हो गया। फिर 1865 में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके ऊपर, कंप्लीशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, वैसे तो 11 साल एक्सपेरिमेंट होते रहे थे पी प्लांट के ऊपर, और फिर 1866 में लॉज का जो है वो आइडिया है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया के जो मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल, उसने आइडिया दिया था कि ट्रेड्स की ट्रांसमिशन होती है थ्रू स्पेसिफिक फैक्टर्स। उसको ये भी नहीं पता था ये फैक्टर्स कौन से। इसको जीन का नाम बाद में दिया गया जब जीन की डिस्कवरी हुई, लेकिन उसने आइडिया दे दिया था कि खुसूसियात की जो मुंतकिली हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो ट्रांसमिशन हो रही है ट्रेड्स की, दीज आर सम ड्यू टू फैक्टर्स। और इसने वो आइडिया भी दिया कि वो फैक्टर्स पेयर्स की सूरत में होते हैं, और वो फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान और रिकम्बाइन होते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, और वो फैक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट भी होते हैं। दोनों लॉज यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे आगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है जितनी भी, वो क्लासिकल जेनेटिक्स है जो फोकस कर रही थी कि ट्रेड्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ट्रेड्स की ट्रांसमिशन कैसे। ठीक है, जो क्लासिकल जेनेटिक्स है इसके कुछ रूल्स है, मतलब इसमें क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, किस तरह से है ये।
तो पहले नंबर पर तो ट्रेड्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, पास होते हैं, मैकेनिज्म नहीं पता। ठीक है, एक ट्रेड के लिए दो जीन्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, और ये जो दो फैक्टर्स हैं इनमें से हर एक फैक्टर एक एक पेरेंट से आता है, और इन फैक्टर्स में से एक डोमिनेंट है, अगर रिसेसिव है, और जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है। ये मेन पॉइंट्स थे क्लासिकल जेनेटिक्स। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। ये क्या चीज है? ये जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी हो रही है, डीएनए लेवल पे स्टडी हो रही है, जीन लेवल पे स्टडी हो रही है। इसमें स्टडी किया जाता है व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज जीन, हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, व्हाट आर प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारी चीजें, जीन और जीन एक्सप्रेशन और जीन की कंपोजिशन, ठीक है, ये जीन के अंदर म्यूटी, ये सारी मॉलिक्यूल लेवल पे जो स्टडी हो रही है, मॉलिक्यूल लेवल पे जो स्टडी हो रही है जेनेटिक्स में, दैट इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मोलेकुलर जेनेटिक्स। ये मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है। जब डिस्कवरी हुई थी क्रोमोसोम की, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम की कंपोजिशन में गए, और फिर जब पीएच मॉर्गन ने जो वो बात की कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन्स लोकेटेड हैं जो खुसूसियात को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, डिस्कवरी ऑफ जीन जब पीछे हो गई, तो उसके बाद जब डीएनए की बात हुई, डीएनए की डिस्कवरी आई, डीएनए का मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट, ये सारे वो पॉइंट्स थे जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जानब ज्यादा प्रमोट हो रहे थे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बेस बन रहे थे। खासतौर पर जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए है, ये मोलेकुलर जेनेटिक्स की जो है वो बेस है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती है जीन लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे। उसके बाद हम एक और बात करते हैं जेनेटिक्स की फील्ड की, दैट इज द फॉरवर्ड जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स, इसको यूज किया जाता है जीन्स के लिए, ठीक है, विच आर मैप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है, यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए ट्रेड्स को देखा जा रहा है, ठीक है, ट्रेड्स को देखा जा रहा है, और उन ट्रेड्स की जो मतलब फिनोटाइप्स हमारे पास हैं, जो जीन प्रोडक्ट्स हैं, उनके पीछे कौन कौन सी जीन्स हैं, उनकी जानब जो है वो जाया जा रहा है। जीन्स को जो है वो स्टडी किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा कि एक ट्रेट है जो, तो उस ट्रेट के लिए कौन कौन सी जीन्स है, किस तरह से म्यूटेशंस के नतीजे में वो ट्रेट आया है। ठीक है, मैं इस डायग्राम के साथ जो है वो आपको क्लियर करता हूँ फॉरवर्ड जेनेटिक्स को। ठीक है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में सबसे पहले जो चीज देखी जाती है, जो ऑब्जर्व की जाती है, दैट इज द फिनोटाइप। अगर आपके पास एक पॉपुलेशन, जैसे पीएच मॉर्गन, वो स्टडी कर रहा था, तो उसने स्टडी करते हुए देखा कि जो वाइल्ड टाइप रेड आइड फ्लाइज हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज, उनके अंदर एक वाइट आइड फ्लाई मौजूद है, वो म्यूटेंट टाइप उसने जो वो कहा। तो इसका मतलब है कि उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया उस म्यूटेंट फिनोटाइप को, फिनोटाइप उसने पहले फिनोटाइप देखी। अब उस फिनोटाइप को देखते हुए उसने फिर देखा कि उस म्यूटेंट टाइप के अंदर किस तरह से वो चेंजेस आती हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जब वो शुरू किए, तो डेफिनेटली वो उस तरह से प्रोटीन सीक्वेंस लेवल पे तो शायद ना जा पहुंचा, लेकिन उसको पता चल गया कि ये इसको आंखों के रंग को कंट्रोल करने वाला जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो लोकेटेड होता है। लेकिन जब हम डिटेल्ड स्टडी बात करते हैं जी, एक आपके पास फिनोटाइप है, म्यूटेंट फिनोटाइप, किसी म्यूटेशन के नतीजे में फिनोटाइप बनी हुई है। अब उस फिनोटाइप की स्टडी करते हुए आप देखें पहुंचे कि उसका जो जीन है उसमें क्या म्यूटेशन आई है। आप म्यूटेंट अलील तक जा पहुंचे, और फिर उस अलील की सीक्वेंसिंग करते हुए देखें कि उस डीएनए के सीक्वेंस में किस सीक्वेंस पे आके जो है वो चेंज आई है, पूरा उसकी सीक्वेंसिंग करें, और फिर उससे जो प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन बनने में क्या फर्क आता है, किस अमाइनो एसिड लेवल पे फर्क आता है, आप प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे जा पहुंचे।
इनके बाद स्टार्ट हुई थी फिनोटाइप से, म्यूटेंट फिनोटाइप से, और आप अल्टीमेट पहुंच गए किस चीज के ऊपर, जीन्स के ऊपर, उन जीन्स के अंदर म्यूटेशंस के ऊपर, और उन जीन से बनने वाली प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स जो हैं उनकी जो है वो सीक्वेंसिंग के ऊपर। दिस टाइप ऑफ जेनेटिक्स इज द फॉरवर्ड जेनेटिक्स। ठीक है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में आप जो है वो शुरू करते हैं फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हुए, और फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हुए आप जीनोटाइप की जानब जा रहे हैं, आप जीन्स के ऊपर जा रहे हैं, जीन्स के सीक्वेंस के ऊपर जा रहे हैं, उन जीन से बनने वाली प्रोटीन्स के सीक्वेंस के ऊपर जा रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो है आपके पास रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फिजिकल मैपिंग एंड आइसोलेशन ऑफ जीन्स whose protein products are unknown। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में आपको फिनोटाइप का पता था, प्रोडक्ट्स का पता था कि क्या बन रहा है और किससे बन रहा है, वो आप ढूंढ रहे थे। यहां पर जो है वो क्या है, आपको उस जीन की प्रोडक्ट्स का नहीं पता। ठीक है, जीन की प्रोडक्ट्स का नहीं पता। 1991 में ये जो रिवर्स जेनेटिक्स है इसको रिफाइन किया था कॉलबर्ग ने, और उसने जो है वो कहा कि जो रिवर्स जेनेटिक्स है, ठीक है, रिवर्स जेनेटिक्स that should be restricted to those studies where we start the study with a DNA segment with unknown phenotypic effect। आप एक ऐसे डीएनए सेगमेंट कि आपके पास एक जीन है और आपको उस जीन की फिनोटाइप का नहीं पता कि उस जीन ने क्या बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस दिस डीएनए इनटू अ प्लांट और एन एनिमल। आप जो है वो इस अननाउन फिनोटाइप वाले जीन को दाखिल करें बगैर आल्टर किए, बगैर मॉडिफाई किए, इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में या एनिमल में, और फिर जो है वो आप देखें कि उसका फिनोटिपिक इफेक्ट क्या आया है, कि उस जीन ने उस एनिमल या प्लांट के अंदर जाके क्या फिनोटाइप शो की है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स है जो आपके पास उसका फॉरवर्ड जेनेटिक्स का। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में आपके पास था कि आपके पास जो है वो म्यूटेंट फिनोटाइप्स थी और आप प्रोटीन सीक्वेंस की जानब जा रहे थे, डीएनए सीक्वेंस की जानब जा रहे थे। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास जीन्स मौजूद हैं और आप उन जीन से प्रोडक्ट्स की जानब जा रहे हैं, आप इन जीन से प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइंड। ठीक है, दैट इज अबाउट द रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स की जो है वो मेजर फील्ड्स हमने डिस्कस की हैं। वैसे इसके अलावा जेनेटिक्स की कई एक फील्ड है। ठीक है, जेनेटिक्स की कई एक फील्ड है, लेकिन मैंने पहले डिस्कस किया कि चूंकि आपके जो HEC के रिकमेंडेड सिलेबस के मुताबिक ये मेन 4 टर्म्स हैं और ये टर्म्स भी ज़्यादा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, डिटेल नहीं है उस तरह से, तो आपने जब इनको तैयार किया। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो गूगल क्लासरूम में भी उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं वो क्वेश्चन, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।